हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8वीं का 15वां लेक्चर है ना, आर्य समाज के लिए। उसके विषय में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि आपके इस बार कक्षा 8वीं जो नियम है वो आपके नियम 7 से लेकर 10वें नियम तक है। चलिए पहले ना इस तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर में देख सकते हैं आपके लोग जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं। तो जो हमारा नियम है 7वां, उसमें भी हमें इसी के बारे में बताया गया है कि आपको पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में वो रहता है वो सबके साथ उसको मिलजुल कर प्यार से रहना होता है। ठीक है। प्रीतिपूर्वक का मतलब हो गया कि सबसे मिलजुल कर प्यार से बातें करना। लेकिन क्या होता है कि इसी दौरान हमारे मध्य ही कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो कि कटु भाषा का प्रयोग करता है। मतलब उसकी बातचीत किसी को अच्छी नहीं लगती, है ना। तो हम फिर क्या करते हैं कि उसको अच्छे से बोलना जाए, दूसरे के साथ बात कैसे करनी है इसके बारे में पता चले, फिर हम उसको समझाना चाहते हैं धर्मानुसार। धर्म क्या कहता है? धर्म कहते हैं कि हमें जब भी किसी व्यक्ति को ऐसे वाला जिसका व्यवहार जो है दूसरों के प्रति अच्छा नहीं है, तो हमें उसके साथ ऐसे व्यवहार करना होता है कि जिससे कि उसका जो चरित्र है, जो उसका आचरण है, जो उसका चरित्र है, वो भी परिवर्तित हो जाए, लेकिन उससे भी हमें कोई नुकसान ना हो। अब उसके बाद आता है यथा योग्य। यथा योग्य क्या होता है कि हम जो है सामने वाला, इस बात को तुम भी सहमत होंगे कि बेटा कि कोई भी व्यक्ति है हम उसके साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं, हमारा बर्ताव उसके साथ वैसा ही होता है जैसा कि वो हमारे साथ करता है। तो आर्य समाज का जो 7वां नियम है वो यही कहता है कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। चलिए अब हम इस जो 7वां नियम है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका व्यवहार अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का होना चाहिए? 7वें नियम में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। हमारा व्यवहार समाज के अन्य सभी लोगों के साथ प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। प्रीतिपूर्वक मैंने आपको पहले ही समझा दिया। प्रीतिपूर्वक का मतलब है कि स्नेहपूर्वक। हमें सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए, किसी के साथ कड़वा या कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए। परंतु प्रीतिपूर्वक व्यवहार का अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता, शत्रुता क्या होता है? दुश्मनी या नीचता का व्यवहार कर रहा है, उसके साथ भी हम वही प्रीति निभाएं जो अपने मित्र के साथ निभा रहे हैं। यह धर्म के विरुद्ध है। इसलिए हमारा व्यवहार प्रीतिपूर्वक होने के साथ साथ धर्म के अनुसार भी होना चाहिए। धर्मानुसार व्यवहार करके ही हम शत्रु या नीच को रास्ते पर ला सकते हैं। धर्मानुसार कोई भी धर्म है वो हमें क्या सिखाता है कि सबके साथ मीठा बोलना है और किसी के साथ कटु वचन नहीं बोलने। तो फिर क्या बचे? परंतु कुछ इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए कि हमें हानि ना हो और उसके आचरण में सुधार हो जाए। आचरण क्या होता है? करेक्टर, चरित्र, व्यवहार। लेकिन इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अगर हम चाहते हैं सामने वाला भी अच्छा हो जाए, समाज में रहने योग्य वो भी रहे और समाज को अच्छा बनाए, तो इसका मतलब ये नहीं हम अपने व्यवहार में कटुता नहीं लानी। फिर कटुता नहीं आनी चाहिए तथा कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल ना हो। ठीक है। इसलिए हमारा व्यवहार यथा योग्य होना चाहिए। यथा योग्य का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थात सभी से एक समान व्यवहार नहीं हो सकता। हमारा व्यवहार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। समझ आ गया बेटे? मतलब आपने आर्य समाज का जो 7वां नियम है ये आपको 5 अंकों का भी आ सकता है, या फिर अगर आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कि 7वें नियम से लेकर 10वें तक का नियम लिखिए, वो भी 5 अंक का हो सकता है, 2.5 2.5 नंबर का। फिर केवल आपने केवल यही पंक्ति लिखनी होती है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। फिर 8वां नियम, फिर 9वां नियम, फिर 10वां नियम। लेकिन अगर आपको आ जाए कि आर्य समाज के 7वें नियम के बारे में विस्तृत रूप में लिखिए, फिर आपने सारी जो है इसकी व्याख्या लिखनी होती है। समझे? चलिए आगे करते हैं बेटे 8वें नियम के ऊपर। चलो अब ये तस्वीर देख सकते हो आप।
आपको पता है कि ये सती प्रथा थी। पुराने जमाने में क्या होता था बेटा, कि अगर किसी भी महिला का पति मर जाता था ना, उसको जबरदस्ती उसके साथ ही जला देते थे। तो इस तरह की सामाजिक बुराइयां बहुत ज्यादा थी समाज में। बाल विवाह था, छुआछूत था। छुआछूत का मतलब क्या होता है, कि कोई नीच है, कोई ऊंच है, ऊंच जाति का, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बेटा इसका मतलब क्या है, जो आपका 8वां नियम है, उसमें क्या कहता है, अविद्या का नाश। विद्या पता क्या है, जो नहीं पढ़ रहा वो अविद्या है, अज्ञानता है। अगर आप पढ़ लिख जाते हो, आपको पता चलता है कि समाज जो है, वो आप अपने ज्ञान से जो अंधविश्वास है उसको नहीं मानते। अविद्या का नाश का मतलब क्या हो गया, कि पढ़ लिख कर सबने जो है पढ़ना लिखना है, और अविद्या का नाश करना है, मतलब अनपढ़ता को दूर करना है, और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। विद्या की वृद्धि मतलब कि हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटे। अब देखो, आर्य समाज का नियम क्या है, 8वां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। विद्या का अर्थ क्या होता है, किसी भी वस्तु का यथार्थ, यथार्थ होता है वास्तविकता, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, अर्थात ठीक ठीक ज्ञान है। यदि हमें किसी बात का सही ज्ञान ना हो, तो ये अविद्या अर्थात अज्ञान है। अगर तुम पढ़ लिख जाते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं कि कौन सी वस्तु सही है, हमारा निर्णय कहाँ तक सही रहा। और अगर हम नहीं पढ़ते, तो उससे क्या होता है बच्चे, अविद्या मतलब अज्ञानता का प्रसार होने लगता है। अब अंधविश्वास पता है ना आपको, सुपरस्टिशन जिसको बोलते हैं, अंधविश्वास या किसी भी वस्तु पर, बात पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना भी अविद्या है। आजकल आप देख सकते हो कि पढ़े लिखे लोग जो हैं बच्चे, वो क्या है, पखंडी साधु हो गए, या किसी के वो वशीभूत कर लेते हैं। तो इंसान जो है, पखंडी साधु जो हैं, उनको कैसे धोखा देते हैं। तो आर्य समाज ने कुछ अंधविश्वासों, जैसे सती प्रथा, ये मैंने आपको भी पिक्चर में दिखाया ना। सती प्रथा क्या थी, कि किसी भी पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को जबरदस्ती जलने के लिए मजबूर किया जाता था। विधवा विवाह, अगर किसी का पति मर गया तो उसको दूसरी शादी की इजाजत समाज नहीं देता था। और उसके बाद होता है छुआछूत। छुआछूत का मतलब होता है कि ऊंच नीच का भेदभाव, कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ऐसा जातियों में बटा हुआ होता। और बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए। तो आर्य समाज जो है, शुरू से ही इस बात के लिए अग्रसर रहा है कि सामाजिक बुराइयां जो समाज में फैली हुई हैं, उनको खत्म करना है। अंधविश्वासों या अज्ञानता को समाप्त करने से ही विद्या की वृद्धि संभव है। जो समाज में गलत है, उन कुछ भी अंधविश्वास अगर फैला है, उसको अगर हम दूर करते हैं, तो सही मायनों में हम फिर पढ़े लिखे कहलाते हैं, विद्या का प्रसार होता है। हम साइंस के युग में रहते हैं, आज का युग जो है साइंस के युग में रह रहे हैं। तो आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ स्वतंत्रता है, जनतंत्र का युग है। तो इसके लिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम तरक्की करें, देश तरक्की करे, इसके लिए हमें शिक्षा और ज्ञान दोनों का ही विस्तार करना होगा। और अज्ञान और अविद्या जो है, अपने आप में अभिशाप है। कोई समाज उन्नति नहीं कर सकता अगर उस समाज के नागरिक जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए अविद्या का नाश जरूरी है, कि हर इंसान को, जो हमारे संविधान मौलिक अधिकार भी देता है, हर बच्चे को पढ़ने की आजादी मिलनी चाहिए। और विद्या की वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। हम सबका फर्ज बनता है कि हम पढ़े लिखे, और इस जो ज्ञान है इसका प्रसार दूर दूर तक करें, ताकि अज्ञानता का अंधकार जो है वो समाज से मिट जाए। चलिए अब 9वां नियम करने से पहले देखते हैं इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्रामीण जो है मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो जो आपका 9वां नियम है उसमें भी क्या कहते हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इसका बेटा अभिप्राय यही होता है कि जब भी हम जिंदगी में तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, तो हम केवल ये नहीं होता कि हम उसी से संतुष्ट हो जाएं। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे जो आसपास संपर्क में हमारे जो भी लोग आते हैं, उनकी भी उन्नति होनी चाहिए, ताकि सारा समाज मिलकर जो है उस सुख को अनुभव कर सके और समृद्ध हो सके। अब जब भी हमने कोई काम करना है,
तो हमें इस बात का पूरी तरह से एहसास होना चाहिए कि हमारे काम करने से हमारे आस पड़ोस जो लोग हैं उनको किसी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा, उनके ऊपर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर जो उन्नति शब्द है ना, उन्नति का यहाँ पे अभिप्राय क्या होता है? शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति। मतलब ये है कि जब जब हमारी उन्नति हो रही है किसी भी स्तर पर, तो साथ में हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, मानव समाज जो भी हमारे इर्द गिर्द है, उसकी उन्नति भी होनी चाहिए। तभी समाज में सच्चा सुख हो सकता है। चलिए अब इस नियम को विस्तार से देखते हैं। इस नियम में सभी मनुष्यों को, विशेषकर आर्य समाज के सदस्यों को प्रेरणा दी गई है कि वह केवल अपनी ही उन्नति में संतोष ना करें। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उनके आसपास रहने वालों या कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों की भी समान रूप से उन्नति हो। जैसे मैंने आप बच्चों को पहले समझाया कि हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, हमें ये भी देखना है कि सबका जो स्तर है, जीवन स्तर है, तो उसका वो ऊपर उठना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले यह सोच लेना चाहिए कि हमारी इस कार्य से हमारे आसपास रहने वाले अन्य लोगों पर इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि किसी को किसी तरह का कोई नुकसान हो। हमारे कार्यों से हमारे साथ साथ अन्य लोगों की भी उन्नति होनी चाहिए। उन्नति का अर्थ क्या है? शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, आत्मिक उन्नति। हमारा कर्तव्य है कि इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक कार्य हमारी तथा हमारे संपर्क में आने वाले सभी लोगों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक उन्नति में सहायक हो, बाधक नहीं। हमारी उन्नति समाज, देश, मानव मात्र की उन्नति का अंग हो, तभी संसार में सच्चा सुख होगा। क्लियर है बेटा? सबको समझ आ गया होगा कि हमने केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, अभी तो हमने ये भी देखना है कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनकी भी साथ में उन्नति हो। और ये उन्नति कैसे होती है? शारीरिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, धार्मिक है। और इस तरह अगर हम सोचते हैं तो इससे क्या होता है? समाज भी उन्नति करता है और देश भी उन्नति करता है, और संसार तभी सुखी रह सकता है जब सब जो है तरक्की के मार्ग पर चल रहे हैं। चलिए अब आते हैं 10वें नियम के ऊपर। पहले ये देखिए तस्वीर, इसमें आपको क्या दिख रहा है? कि बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे जब खेल रहे हैं तो जो भी नियम है उनका भी पालन कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे 10वां नियम क्या होता है? सभी मनुष्यों को सामाजिक, सर्वहितकारी, सर्वहितकारी का मतलब होता है सबका भला करने वाला, नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए। सर्वितकारी का मतलब ये हो गया बेटा यहाँ पे कि कोई भी आप काम करना चाहते हैं, अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, जिस भी नियम में बंधे हुए हैं ना, कुछ भी इच्छा को पूरा करने से पहले ये सोच लो कि हमारी इच्छा को पूरा करते करते हम कोई देश का नुकसान तो नहीं कर रहे। और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। और कोई भी आपका काम आपने करना है, अब जैसे देखो, अगर आप किसी अनाथालय में चले जाते हो, विद्यालय में जाते हो, या फिर उसमें क्या होता है बेटा कि औषधालय में चले गए, कई लोग दवाइयां वगैरह भी देते हैं ना दान के रूप में। तो इस सब में क्या होता है बेटे कि आपको किसी को दान करना है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये आपकी खुद की संतुष्टि की बात है ना, आपको अच्छा लग रहा है, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हो। लेकिन क्या होता है, जब आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हो, अपनी मन का काम करना चाहते हो, एक तरफ आपको संतोष मिलता है और दूसरी तरफ दूसरे का भला भी होता है। इसके विपरीत कभी कभी क्या हो जाता है बेटा कि कुछ लोग जो हैं गलत कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई देशद्रोही है। देशद्रोही क्या होता है? जो देश की भलाई का काम नहीं करता, कुछ ऐसा करता है जिससे हमारे देश की शांति भंग हो जाती है। तो ऐसे वाले जो लोग हैं देशद्रोही, हमने उनका साथ नहीं देना होता।
तो इस तरह से बच्चे कोई भी कार्य करना है, अपनी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं, हमें ये भी देखना है कि वो राष्ट्रीय हित में हो, मानव समाज के सुख के लिए हो। तो इस तरह से जो आर्य समाज के 10 नियम हैं, वो क्या सिखाते हैं कि हमें केवल आर्य समाज के लिए नियम वो नहीं बने, अपितु मानव मात्र के लिए बने हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? सभी की भलाई करना। चलिए अब इस व्याख्या को एक बार देखते हैं। ये देखिए, इस नियम में बताया गया है कि किस अवस्था और क्षेत्र में मनुष्य को स्वतंत्रता से, अर्थात अपनी इच्छा से कार्य करना चाहिए, और किस अवस्था तथा क्षेत्र में उसे काम करते समय अपनी इच्छा को एक और रखकर समाज के हित का ध्यान रखते हुए सामाजिक एवं राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए। व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए समाज में हर स्थान पर अलग अलग नियम बने होते हैं। अब देखिए, जैसे खिलाड़ी है, उसके खेल के नियम है। आप जब क्लास में होते हो, विद्यालय में हो, आपके स्कूल के नियमों का पालन करना होता है। और अगर कोई सिपाही युद्ध भूमि में गया, उसको कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर आप किसी सर्वहित कार्य के लिए धन का दान करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी औषधालय, औषधालय क्या होता है? डिस्पेंसरी, ठीक है, हॉस्पिटल, विद्यालय में करना चाहते हैं, अनाथालय में करना चाहते हैं, तो आप इस बात के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन देशद्रोहियों की सहायता करनी है, उसमें आप स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं हो, जिससे कि सबका अहित होता है। तो आर्य समाज के 10 नियम हमें ये बताते हैं। आर्य समाज क्या है? उदार करने वाला। उदार का मतलब होता है कि सबको, काइंड, काइंड मतलब सब पर दया करने वाला है, सबकी भलाई करने वाला समाज है। तो इस तरह ये आर्य समाज जो है, इसके जो 10 नियम है हमें ये बताते हैं कि नियम केवल आर्य समाज के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र के लिए हैं। मतलब जीव जगत में सभी मनुष्यों के लिए ये हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है बेटा कि कुछ हद तक आपको ये पाठ समझने में समझ आई होगी कि आर्य समाज के जो नियम हैं वो हमें किस किस के लिए प्रेरित करते हैं। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ये देखिए, आर्य समाज के अंतिम 4 नियमों को क्रमानुसार लिखें। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न आ जाता है, तो आपने 7वां नियम पहले लिखना है ना, कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। अब उसके बाद आपका दूसरा नियम 8वां कौन सा हो जाता है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना चाहिए। और 9वां नियम क्या है? अपनी ही उन्नति में संतुष्ट ना रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और चौथा नियम क्या है बेटा? सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियमों के पालन में स्वतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र हैं। तो इस रंग से ये प्रश्न बेटा आप बच्चों को क्या है, पेपर में अगर लिखना है, अंतिम 4 नियमों को क्रमानुसार लिखो, तो अपने क्रम से उनको लिख देना है। उसके बाद 7वें नियम के अनुसार अन्य लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझा दिया पहले ही, कि पहले आप क्या लिखोगे कि क्या 7वां नियम है कौन सा, कि सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। प्रीतिपूर्वक क्या है? सबसे प्यार से रहना है, किसी भी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, हमें उसके चरित्र में परिवर्तन कैसे लाना है? उसको धर्म के अनुसार बताकर, कि उसका आचरण भी ठीक हो जाए और हमें किसी तरह का नुकसान ना हो। और ऐसा करते समय हमने ये भी देखना है कि हमारी वजह से, हमारा ये मतलब नहीं कि हम उसके साथ गलत व्यवहार करें। तो उसके बाद आपका आता है यथा योग्य का मतलब क्या होता है? कि सामने वाला हमारे साथ कैसे बर्ताव करता है, हमारा व्यवहार उसके प्रति वैसा ही होगा। ठीक है। उसके बाद विद्या और अविद्या से आप क्या समझते हो? पहले विद्या का मतलब देखो, किसी वस्तु का सही सही ज्ञान। अविद्या का मतलब है किसी भी विषय का हमें जो है ठीक ठीक ज्ञान ना होना। तो अब देखो, आर्य समाज ने अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कार्य किए, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि उन्होंने अंधविश्वासों को खत्म किया। पहले तो उस समय सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विधवा विवाह था, छुआछूत था, जो कि धीरे धीरे समाज की जड़ों को खोखला कर रहे थे। इन बुराइयों को उन्होंने खत्म किया। और आज के युग में क्या है, ये आपने पूरा उत्तर जब लिखना है, ये लिखना जरूर है बेटा, कि आज का युग जो है वो एक तो है जनतंत्र, प्रजातंत्र, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। और उसके बाद क्या है? ज्ञान और शिक्षा का युग है। तो इस तरह से हम विद्या की वृद्धि करके ही प्रत्येक को व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो क्या करे? अविद्या का नाश करे और ज्ञान का प्रसार करे।
ठीक है जी। अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने आपको अभी समझाया कि हमने जब भी कोई कार्य करना है, ये देख लेना कि मेरे कोई भी काम करने से मेरे आस पड़ोस में जो लोग हैं उनको किसी तरह की हानि तो नहीं हो रही, उनके ऊपर गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। और इसके लिए हमें उनकी अपने साथ साथ सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और क्या है, आत्मिक उन्नति जो है उनकी भी साथ साथ होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है, तभी समाज सुखी होगा। अब आर्य समाज का 10वां नियम क्या था बेटा, मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हमारी कोई इच्छा है कुछ भी करने की, तो अगर हमने कुछ भी समाज के भलाई का काम करना है, किसी को हमने दान करना है, चाहे वो औषधालय हो, विद्यालय हो, या फिर इसके अलावा बच्चे की अनाथालय है, उसके लिए आप निसंकोच बिना सोचे ही दान कर सकते हो, जिससे दूसरों का भला हो और आपकी आत्मा की भी इच्छा की भी पूर्ति हो जाए। इसके विपरीत हमने किसी भी देशद्रोही का साथ नहीं देना, जो कि हमारे समाज देश के लिए जिसके मन में भावना होती है। ठीक है। तो अंत में यही बताती हूँ मैं कि आर्य समाज के जो नियम हैं वो मानव मात्र के लिए हैं, जिससे कि पूरे समाज की भलाई हो। आशा है कि आपको ये पाठ समझ आ गया होगा, और खूब मेहनत करिए और पढ़िए। धन्यवाद।